द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। सो इस पूरे चैप्टर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने रेवोल्यूशन किया, उन्होंने विद्रोह किया, जो मोनार्की है उसे हटाया और एक रिपब्लिक नेशन फ्रांस को बनाया। अब हमें ये देखना है कि ये जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ, जो भी ये क्रांति हुई, क्या इस रेवोल्यूशन का लोगों की लाइफ पे असर था कुछ? क्या मतलब लोगों की जो आम जिंदगी थी उस पे कितना असर हुआ? ये चीज हम इस सेक्शन में देखेंगे। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? क्या बदलाव आ सकता है पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, या फिर जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, या फिर जिस तरीके की बुक्स वो पढ़ते हैं, क्या इन सभी चीजों में पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से कोई चेंज आ सकता है? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. अब 1789 में जो भी इवेंट्स हुए थे, उनके बाद जो भी साल हमने देखे फ्रांस में, उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए जो कि लोगों के, आम लोगों की जो जिंदगी है, मेन विमेन चिल्ड्रन, इन सबके जिंदगी पे उसका असर पड़ा और उनकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस इन इवेंट्स की वजह से आए। The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. अब जो revolutionary governments आई थी, भले ही वो नेशनल असेंबली वाली हो, चाहे वो कन्वेंशन हो, तो इन सब ने क्या लिया? इन सब ने सोचा कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी के आइडियाज हैं वो सब तक पहुंचने चाहिए। इसीलिए जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लॉज पास किए ताकि जो लिबर्टी और इक्वलिटी के ऊपर आइडियल्स हैं उनको ट्रांसलेट करके सरल भाषा में लिखा जाए, ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं या जो लोग इतना टेक्निकल नहीं समझ सकते हैं, उन लोगों तक भी ये आइडियाज जो हैं वो पहुंचे। One important law that came into effect soon after storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. अब एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जो कि पास हुआ था इस 1789 के इवेंट के बाद, वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो सेंसरशिप जो है उस पे बैन लगा दिया था, उसको एकदम ही रोक दिया था। सो बेसिकली सेंसरशिप का मतलब होता है बहुत ही सिंपल भाषा में कि रोक लगाना स्पीच पे, या फिर जब कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है कुछ भी इमेजेस के थ्रू, या जैसे हम मूवीज में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी जैसे मूवी आ रही है, जैसे पद्मावत आई थी, तो उसमें हमने बोला था कि सेंसर बोर्ड ने मूवी पे रोक लगा दी है या ये चेंजेस करने के लिए कहे हैं। तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी पब्लिक कम्युनिकेशन हो रही है उस पर तुम रोक लगा सको, उस पर कुछ चेंजेस करने के लिए कह सको, उस पर लिमिटेशन लगा सको। सो दैट इज सेंसरशिप। तो ये जो सेंसरशिप है, ये जो रोक है पब्लिक कम्युनिकेशन पे, ये गवर्नमेंट भी लगा सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी लगा सकते हैं। तो ओवरऑल जो सेंसरशिप है उसका मतलब इस तरीके से रोक लगाना है, जो भी कोई कम्युनिकेशन हो रही है, स्पीच हो रही है, इमेजेस हैं, कोई मूवी है, उन सब चीज़ों पे। So in the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. तो ओल्ड रिजीम के टाइम में जितना भी रिटन मटेरियल था, जैसे न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन हो गई, पैम्फलेट्स, कुछ भी, ये सारी चीज़ें रिटन मटेरियल हो गया। कल्चरल एक्टिविटीज़, कोई प्ले वगैरह कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़, किसी ने कोई बुक लिखी है, न्यूज़पेपर लिखा है, प्ले किया है, ये सारी चीज़ों को पब्लिश होने से पहले और अप्रूव, मतलब कि परफॉर्म करने से पहले एक अप्रूवल चाहिए था सेंसर्स का, कि मतलब ये चीज़ें तभी पब्लिक में आ पाएंगी, कोई न्यूज़पेपर तभी प्रिंट होके पब्लिक में आ पाएगा जब उसे सेंसर्स जो हैं वो उसे अप्रूव करेंगे। किंग के जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स मतलब एक बॉडी हो गई, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जो कि ये चेक करेगा कि इस चीज़ को, इस न्यूज़पेपर को, इस बुक को हमें आगे पब्लिक तक पहुंचाना है कि नहीं, क्या इस चीज़ को हम पब्लिश होने के लिए अलाउ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ जो है वो सेंसर्स जो थे किंग के, वो करते थे। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, जो कोई भी रिटन मटेरियल है, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है, वो तभी पब्लिश हो सकती थी, तभी परफॉर्म हो सकती थी जब उसे किंग के सेंसर्स जो है वो अप्रूव करते थे। अब इसमें नुकसान क्या है कि मान लो किंग बहुत कुछ गलत कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ वो अत्याचार कर रहा है, और वो लोग चाहते हैं कि इस चीज़ के बारे में, किंग के इस एक्शन के बारे में बाकी और लोगों को पता चले, और वो इस चीज़ को न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं कि राजा ये चीज़ बुरा कर रहा है।
तो जब ये न्यूज़पेपर सेंसर्स के सामने आएगा तो क्या सेंसर्स अलाउ करेंगे राजा के खिलाफ उस न्यूज़ को प्रिंट होने के लिए? वो नहीं करेंगे। तो सेंसर्स का मतलब बेसिक मकसद यही था कि अगर राजा के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, अगर ओवरऑल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी चीज़ लिखी जा रही है तो उस चीज़ को पब्लिश नहीं होने देना। अच्छी-अच्छी जो बातें हैं सिर्फ वही पब्लिश हों। कुछ भी अपोजिशन में अगर होगा तो उस चीज़ को ये लोग अलाउ नहीं करते थे। इससे क्या होगा कि एक फेयर जो व्यू है वो जनता के सामने नहीं निकल के आएगा। जो किंग है, जो गवर्नमेंट है, उसकी असली जो इमेज है वो लोगों के सामने नहीं निकल के आएगी। तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ें बेकार भी हो रही हैं। अच्छा-अच्छा तो सबको पता चल जाएगा बट बेकार के बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। Now the Declaration of the Rights of Men and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. अब जब ये revolutionary governments आई तो उन्होंने देखा कि हमने जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन दिया है उसमें हमने कहा कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कि सभी का ये नेचुरल राइट है कि वो जो भी सोचते हैं, जो भी उनके ओपिनियन है और उसको जिस भी तरीके से वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये उनका नेचुरल राइट है। तो अगर इस टाइम पे भी मतलब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के आने के बाद भी सेंसरशिप चलती रहेगी तो वो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के अपोजिट में होगी, उसके अगेंस्ट होगी। सो इसीलिए जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सेंसरशिप को हटा देंगी। सो न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब जब इस तरीके से सेंसरशिप को हटा दिया गया कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सेंसर्स का अप्रूवल चाहिए कुछ भी प्रिंट कराने के लिए या फिर कुछ भी परफॉर्म करने के लिए। जब ये चीज़ हट गई तो लोग थोड़ा फ्री हो गए, मतलब अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते थे। अगर वो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते थे। तो जब ये सेंसरशिप हट गई तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरे शहर में, पूरे फ्रांस में न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी तादाद में छपने लग गई। पूरा फ्रांस एक तरीके से जो है उसमें इन चीज़ों की बाढ़ सी आ गई और धीरे-धीरे करके जो फ्रांस के बड़े टाउन्स हैं वहाँ से ये चीज़ें, ये बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें जो फ्रांस की कंट्री साइड है, जो गाँव वाले इलाके हैं वहाँ तक भी पहुँच गए। They all described and discussed the events and changes taking place in France. और इन सभी मटेरियल्स के थ्रू, इन सभी न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स, इन सब चीज़ों के थ्रू जो लोग हैं अब वो फ्रांस में जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी चेंजेस हो रहे थे उनको वो डिस्कस कर पा रहे थे। पहले क्या होता था ओल्ड रजीम के टाइम में कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, सिर्फ सही चीज़ें ही प्रिंट हो रही थी। सिर्फ जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जो राजा के पक्ष में चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट के पक्ष में चीज़ें हैं, वही चीज़ें प्रिंट हो रही थी। तो लोगों का जो एक्चुअल मुद्दा है, जो डिस्कशन होती है अच्छे की, बुरे की, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। अब जब ये पूरा सिस्टम हट गया तो अब लोग फ्री थे। वो अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर वो किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और अच्छा एक हेल्दी डिबेट डिस्कशन जो है वो हो सकता है। तो ऐसा ही अब हो रहा था। अब जो फ्रांस के लोग थे वो गवर्नमेंट की अलग-अलग चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, क्या उसकी अच्छाइयाँ, क्या उसकी बुराइयाँ वो डिस्कस कर रहे थे। जो भी फ्रांस में चेंजेस हो रहे थे उन सबको वो अब डिस्कस कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। और जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं कि मतलब जो प्रेस है एक तरीके से, जो मीडिया है, उसे आज़ादी है। इसका मतलब ये भी है कि अगर वो किसी की क्रिटिसिज्म करेगी, अगर वो किसी की निंदा करेगी तो उसको भी अलाउ किया जाएगा और हर पक्ष को सुना जाएगा। अगर कोई अच्छाई कर रहा है उसे भी सुनेंगे, अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसको भी सुना जाएगा। ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print। और हर एक जो दल है, चाहे वो किसी के फेवर में है, चाहे वो किसी के अगेंस्ट में है, अब वो कोशिश कर रहा था कि वो सामने वाले ग्रुप को अपनी जो आइडियोलॉजी है वो समझा सके, अपना पक्ष समझा सके और उसे अपनी तरफ जो है वो ला सके। क्योंकि अब इतने बड़े लेवल पे प्रिंटिंग हो रही थी, इतने बड़े लेवल पे आइडियाज़ जो हैं वो लोग रख रहे थे, तो सब कोशिश कर रहे थे कि उनके आइडियाज़ से सामने वाले जो लोग हैं वो भी सहमत हों, उनके आइडियाज़ को और लोग समझें। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। अब जब प्लेज होते थे, कोई नाटक वगैरह हो रहा है, कोई गाना हो रहा है, कोई गाना गा रहा है या फिर कोई फेस्टिव प्रोसेशन हो रहा है, मतलब त्योहार के टाइम पे कोई प्रोसेशन निकल रहा है, कोई रैली निकल रही है, तो इन सभी चीज़ों में अब लोग बहुत ही बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करते थे। पहले क्या होता था कि पहले मान लो कोई ऐसा गाना है जो कि राजा के खिलाफ गाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं
उसको अच्छा लगने के बावजूद भी उसका समर्थन खुल के नहीं दिखाएँगे। मान लो this was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. अब जब ये प्लेज हो रहे थे, जब ये सॉन्ग्स गाए जा रहे थे, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब के थ्रू क्या हो रहा था कि लोग इतने बड़े लेवल पे इनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनका सपोर्ट कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि जो बड़े-बड़े फिलोसोफर्स ने जो इक्वालिटी, लिबर्टी इस तरीके की जो बातें की थी, इस तरह के जो आइडियल्स की बात की थी, अब वो आम जनता और आसानी से समझ सकती है। अब वो बहुत ईज़िली इन सभी चीज़ों को, इन सभी आइडियल्स को समझ सकती है, जो कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ पढ़े-लिखे, कुछ जो चंद पढ़े-लिखे लोग थे, वही समझ पाते थे। अब क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ओपननेस हो गई है, बहुत ही लिबर्टी आ गई है कि लोग अपने आइडियाज़ को लिख रहे हैं, लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लोग प्लेज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ हैं, लिबर्टी और जस्टिस, इक्वालिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में आम जनता अब और आसानी से समझ सकती थी। सो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये रेवोल्यूशंस होते हैं, इनका लोगों की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब हमने जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो जैकोबिन क्लब के लोग हैं, वो स्ट्रिप्ड जो पैंट्स हैं, वो पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो रेड कलर की हैट पहन रहे थे, जो कि उनकी लिबर्टी को सिग्निफाई कर रहा था। तो रेवोल्यूशंस हैं, वो लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं। उनके पहनने के तरीके, उनके सोचने का तरीका, उनका बुक्स वो पढ़ते हैं, उनको प्रेफ़रेंस कि किस तरीके की वो बुक्स पढ़ेंगे, किस तरीके की वो बातें करेंगे, इन सब चीज़ों का असर जो है, वो हमें दिखाई देता है। इन सभी चीज़ों पे अफ़ेक्ट पड़ता है जब भी कोई रेवोल्यूशन इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे होता है।